बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश में एक 5 नंबर का पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है, उस पर बात करेंगे कि उसको कैसे किया जाना चाहिए। तो पंक्चुएशन में दो चीज़ें चेंज की जाती हैं, जो दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कैपिटल लेटर्स का और पंक्चुएशन मार्क्स का। एक चीज़ जो याद रखनी है कि पंक्चुएशन के लिए आपको जो पैराग्राफ आएगा उसमें आप एक भी लेटर का इजाफा नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई एक लेटर भी नहीं लिख सकते और ना ही किसी लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। आपने सिर्फ कैपिटल करने हैं, बड़ा या छोटा लेटर लिखना है और पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। तो कैपिटल्स जो हैं वो इस लेवल तक आकर हर किसी को पता होगा, आसान चीज़ है कि सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसके अलावा आई, जिसके मीनिंग मैं के है, ये हमेशा कैपिटल होता है और जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, नाम है, वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। शहरों के नाम हो, इंसानों के नाम हो, इस तरह की चीज़ें। पंक्चुएशन मार्क्स को यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ: स्टॉप मार्क्स, पॉज मार्क्स, अदर मार्क्स। स्टॉप मार्क्स यहाँ पे सेंटेंस ही मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यहीं पे। पॉज मार्क्स में होता है सेंटेंस के अंदर ही कहीं पे आपने रुकना है, जैसे इंसान बात करते हुए सांस लेने के लिए गैप देता है, वो पॉज मार्क्स होते हैं। और फिर अदर मार्क्स इसके अलावा भी है, तो वो भी आगे जाके मैं डिटेल में आपसे बात करता हूँ। स्टॉप मार्क्स ये वो मार्क्स हैं जो सेंटेंस की कंप्लीशन, सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। तो स्टॉप मार्क में पहला है फुल स्टॉप, नुक्ता जो है डॉट। मार्क्स एंड ऑफ ए डेक्लरेटिव सेंटेंस, एक नॉर्मल सेंटेंस के एंड पे ये लिखा जाता है और एब्रीविएशन के बाद में भी लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसिज है, एएम है, पीएम है। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं, जो एब्रीविएशन है, मुख्तसर किए गए होते हैं, उनके आखिर पे लिखते हैं। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क, मार्क्स द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक सवालिया फिक्रे के आखिर पे आता है। सवालिया फिक्रे भी दो तरह से होते हैं, एक नॉर्मल जिस तरह से इंग्लिश में लिखे जाते हैं और दूसरा एक्सप्रेसिव इंटेरोगेशन होती है, जैसे सवाल पूछा तो सवाल ही क्या है, लेकिन जुमले की जो स्ट्रक्चर है, तरतीब है, वो एक नॉर्मल सेंटेंस जैसी होती है। जैसे मैंने पूछा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और अगर हम इसको इस तरह से बोलें मैंने पूछा, तो ये सवाल बन जाता है। ये क्या मैंने पूछा नहीं है, मैंने पूछा, तो ये एक्सप्रेसिव इंटेरोगेशन है। उस तरह के भी अगर हों, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में ऐसे थे, इस दफ़ा मैंने ये पूरी किताब अपने चैनल पे अपलोड की है, मुझे ऐसे एक्सप्रेसिव इंटेरोगेशन नज़र नहीं आई, इसलिए आप इसको इजी रखें कि जो सवालिया फ़िक्र है उसके आखिर पे ये लगाया जाएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मार्क यानी ये जुमले के अंदर इमोशन दिखाने के लिए होता है, दुख, सुख, खुशी, गमी, हैरत, इस तरह के अल्फाज उनके आखिर पे आता है। पूरे सेंटेंस के आखिर पे लिख सकते हैं या फिर इंटरजेक्शन जैसे हुर्रा, वाओ, अलास, ऐसे हों तो उनके बाद लिखा जाता है। ये पूरे सेंटेंस के आखिर पे भी स्टॉप मार्क के तौर पे आता है। पॉज मार्क्स, ये सिर्फ दो हैं। पॉज मार्क्स में जैसे पॉज का मतलब होता है वक्फा, छोटा सा दरमियान में गैप आता है, तो ये सिर्फ दो हैं, सेमीकोलन है और कॉमा है। तो सेमीकोलन, इसका मकसद होता है सेपरेशन बिटवीन सेंटेंसेस रिलेटेड टू ईच अदर आर ए सिंगल प्रोसीजर प्रोसेस। इसका मकसद है कि सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस को अलग करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में रिलेटेड हों या उन एक ही प्रोसेस का हिस्सा हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, टेक 2 कप्स ऑफ बॉइल्ड मिल्क, ऐड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर, शेक वेल एंड ड्रिंक। यहाँ पे ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, मिल्क तक, शुगर तक और देखें कि ये तीनों सेंटेंसेस एक प्रोसीजर का हिस्सा हैं कि किसी ने गर्म दूध पीना है तो वो कैसे होगा, या जो भी उसको।
Take 2 cups of boiled milk, add 2 spoonfuls of sugar, shake well and drink. तो यहाँ पे ये पॉज मार्क्स आते हैं और पॉज मार्क्स के बाद लेटर कैपिटल नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। एड का स्मॉल ए रहेगा, शेक का एस छोटा रहेगा। और सेमीकोलन का एक और स्पेशल इस्तेमाल है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको अगर ये इस्तेमाल समझ आ जाए तो आप खुद से कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, आई बॉट ए बनाना एंड अली बॉट ग्रेप्स। अब ये 2 क्लॉजेस के ऊपर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, दोनों में वर्ब जो है वो सेम है। जब वर्ब कॉमन हो जाए तो इस सेंटेंस को आप सेमीकोलन की मदद से लिख सकते हैं, आई बॉट ए बनाना अली ग्रेप्स। मैंने एक केला खरीदा, अली ने अंगूर खरीदे। तो यहाँ पे बॉट को मिस करके हम सेमीकोलन लगाएंगे, अली लगाएंगे और अली ने जो चीज़ खरीदी। अगर हम यहाँ पे एक और सेमीकोलन लगा दें, आगे आगे लिखें आयशा कॉमा मैंगो, तो इसका क्या मतलब होगा कि आयशा ने आम खरीदे। तो ये एक इस्तेमाल है, बहुत रेयर है पंक्चुएशन वगैरह में, तो मैंने कभी देखा नहीं है कि ये इस तरह से इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है या एक इस्तेमाल है, मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी पंक्चुएशन के या इन अल्फाज के इस तरह से के रूल्स को याद रखना और याद करने की कोशिश करना, ये जो है ये हमारे क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा अहम नहीं है। आपको बस सिंपली पता होना चाहिए कि कौन सा मार्क क्या है। इसके बाद है कॉमा, सेपरेशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस लिस्ट। सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो बोलने वाला या लिखने वाला कहीं पे थोड़ा सा रुका है, वहाँ पे एक हिस्सा थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, बिल्कुल सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको उस वक्त हम कॉमा वगैरह लगाते हैं। या लिस्ट हो चीज़ों की, जैसे अगर हम लिखें आई बैट ए बनाना कॉमा ग्रेप्स कॉमा एप्पल्स कॉमा मैंगोज, इस तरह से एक लंबी लिस्ट बनती जाए तो कॉमा लगता जाएगा। तो ये 2 हमारे पास पॉज मार्क्स हैं, और पंक्चुएशन में कॉमा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये एक अहम सिंबल है, एक अहम मार्क है। अदर मार्क्स, पॉज मार्क्स और स्टॉप मार्क्स के अलावा और भी हैं हाइफन या डैश। ये लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, नो वाइडली अबैंडन। अब बड़े पैमाने पे इसको ख़त्म किया जा चुका है। क्लासरूम इस तरह से लिखा जाता था, स्कूल मास्टर इस तरह से लिखा जाता था, 2 लफ्ज़ जोड़े हुए हैं। और अब ये जो मुजदीद इंग्लिश में क्लासरूम इसी तरह से लिखा जाता है, बगैर इसके, हाइफन के बगैर या डैश के बगैर, और इकट्ठा जोड़ के एक लफ्ज़ लिखा जाता है क्लासरूम। इसी तरह से स्कूल मास्टर होगा। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं डैश के साथ पहले लिखे जाते थे। अब भी कहीं पे अगर हो, आपके कोर्स में कुछ ऐसा हो लिखा हुआ हो, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये डैश ख़त्म हो चुकी है। लॉन्ग हाइफन, इसके 2 इस्तेमाल हैं, यूज टू एक्सप्लेन थिंग्स और यूज टू शो इंटरप्शंस। चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देने के लिए होती है लॉन्ग हाइफन। ही अलाइटेड फ्रॉम द कार, कार के बाद अगर लॉन्ग हाइफन है तो आगे होगा ए लग्जरी सुपर कार एंड वेंट इनटू द हॉल। वो कार से उतरा और कार की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये एक लग्जरी सुपर कार थी और हॉल के अंदर चला गया। वो गाड़ी से उतरा, एक लग्जरी सुपर कार, और हॉल के अंदर चला गया। तो ये जो लॉन्ग हाइफन्स हैं ये इस कार को एक्सप्लेन कर रहे हैं। या फिर इंटरप्शंस, बात में कहीं खलल आ जाए, बोलने वाले ने खुद नहीं बोला या उसकी बात किसी ने काट दी है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए लॉन्ग हाइफन लिखा जाता है। आई विल जॉइन यू एट, बोलने वाला बता रहा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें इतने बजे मिलूंगा, वो जो एट है वहाँ पे बात उसकी ख़त्म हो गई है, उसने खुद मुकम्मल नहीं की या किसी ने उसको नहीं करने दी, ऐसा ही कुछ, यानी यहाँ पे इंटरप्शन का मार्क है। इसके अलावा ब्रेसेस हैं या जिन्हें ब्रैकेट्स कहते हैं, यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन विच इज़ डायरेक्टली नॉट रिलेटेड।
एक इंफॉर्मेशन जो थोड़ी सी रिलेटेड या नॉट रिलेटेड ऐड कर दें कि सेंटेंस की ज़रूरत थी या नहीं थी, उनके बगैर सेंटेंस मुकम्मल ही रहेगा, लेकिन उसको ऐड किया जा सकता है। ही वॉक बाय मी, वो मेरे पास से गुजरा। अब वो कौन है उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, द स्कूल हेड। तो जिसके भी बारे में आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है उसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अदर मार्क्स में आखिरी दो और काफ़ी अहम है आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, कंट्रैक्शंस और पोजेशंस बनाने के लिए। कंट्रैक्शन क्या है कि लफ्ज़ को छोटा किया जाता है। डज नॉट दो लफ्ज़ हैं, जब उसको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो डजेंट लिखा जाता है, या जैसे डू नॉट है, दो लफ्ज़ हैं तो डोंट लिखा जाता है, कैन नॉट है तो उसको कांट लिखा जाता है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है। ही विल है तो ही लिख दिया, आई एम है तो आई एम लिख दिया। इस तरह की जो काम होते हैं, इस तरह की जो छोटा किया जाता है, दो लफ्ज़ों को जोड़ दिया जाता है, इसको कंट्रैक्शन कहा जाता है। और पोजेशन क्या है कि किसी का बताना, अरहम्स बॉयज़ या बॉयज़, अरहम का, लड़के का, लड़कों का। याद रखिएगा जब प्लूरल के साथ पोजेशन बनानी हो तो अपोस्ट्रोफ जो है वो अगर एस लिखा हुआ है, यानी बॉयज़ जो एस जो है वो प्लूरल बनाने वाला है और वो लिखा हुआ है, तो उसके बाद अपोस्ट्रोफ आएगी। और बॉयज़ ये सिंगुलर है, लड़के का, और ये लड़कों का, ये इसके बाद एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कोटेशन मार्क्स, ये सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। ये स्पोकन वर्ड, किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज, डायलॉग्स, उनको शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ी है तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। जैद सेड प्लीज़ ड्रिंक सम मिल्क, जैद ने कहा बराह करम थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा सम वाटर, थोड़ा सा पानी पी लें। जैद ने कहा प्लीज़ थोड़ा सा पानी पी लें। तो ये जैद के अल्फाज हैं जो उसके मुंह से निकले हैं, तो उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो याद रखिएगा कि ये इसके आखिर पे जो स्टॉप मार्क आएगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन्वर्टेड कॉमास पहले लगा दें और फुल स्टॉप बाहर लगा दें, वो आपकी गलती काउंट हो जाएगी, वो गलत होगा। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चाहे आपका पॉज मार्क है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पहला लेटर है वो बड़ा आता है। और अगर आप किताबों को फॉलो करने वाले इंसान हैं तो ये आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है, जो पंक्चुएशन के ऊपर बड़ी डिटेल से लिखा गया है। आप सारी चीज़ों को इसमें से पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ उतना बताया, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा बुक से, जितना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे अगर आप मज़ीद सीखना चाहें तो किताब खोलें, उसको पढ़ें। हर चीज़ एग्ज़ाम में रट्टा लगा कर पास करने के लिए नहीं होती। सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें जो लाइफ स्किल बन जाए। अगर आपको लिखना नहीं आता, लिखना एक स्किल है, लिखना ही नहीं आता, आपके पास एक डिग्री है कि आपने 11 10 11 12 क्लासेस पढ़ ली हैं और अच्छे खासे नंबर भी लिए हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज़ को देख के उसके ऊपर 5 जुमले लिख दें तो वो अगर आपसे ना लिखे जाएँ तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। तो पंक्चुएशन अगर आपकी किताब में मौजूद है तो वहाँ से पढ़कर अटेम्प्ट करने की बजाय अगर आपको गाइड्स की बुक्स वगैरह की या यूट्यूब वीडियोस की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एक आपकी खराबी है, आपकी एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, आपकी अपनी आदत की खराबी है। तो इसको कंसल्ट करें, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाया है मैंने आपको। आप अपनी किताब खोलें, और मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किताब ख़रीदी ही नहीं होती। इससे कहीं ज़्यादा महंगी और बेवकूफ़ाना किताबें जो की बुक्स हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, वो ख़रीदी होती हैं स्टूडेंट्स ने, लेकिन जो असल चीज़ है जिसको पढ़ के सीखते हैं वो कोई नहीं ख़रीदता।
जी, क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे अहम बात, आपको ट्रांसलेशन की स्किल हो, आप पता चले कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ किताब की ट्रांसलेशन का रट्टा लगाया हुआ है। आपको पता हो कि इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं उनको उर्दू में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ट्रांसलेशन कम्प्रीहेंशन इज द की। मेन चीज़ ये है, अगर ये आपको नहीं आती तो वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पेपर में भी जो आपके इस क्वेश्चन के साथ होगा उसका अल्लाह वारिस है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो मैं दोबारा कहूँगा, वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पैराग्राफ जिस तरह से बोर्ड के पेपर में आएगा वो लिख दिया है। सारे स्मॉल लेटर्स लिखे हो सकता है वो सारे कैपिटल लिख लें, तो इसको हमने पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन करनी है, यानी कैपिटलाइजेशन करनी है और मार्क्स लगाने। तो इसको मैं तो स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो उन्हें कहता हूँ कि आप 2-3 दफ़ा पढ़ें, रवानी से एक दफ़ा पूरा पढ़ दें, 2 दफ़ा पढ़ दें। आपको पढ़ने से अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमारा नेचुरल लैंग्वेज का जो हमारा नॉलेज होता है वो हमें बता देता है कि यहाँ पे रुकना चाहिए था, यहाँ पे सेंटेंस ही ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे बात ही ख़त्म हो रही है। ये ऑटोमेटिकली समझ आती है। लैंग्वेज इंसान के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, वो अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाई हुई है, खुद ब खुद समझ आने वाली चीज़ होती है। उसके लिए ग्रामर, कंपोजिशंस और रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम पढ़ते हैं इसको। व्हेन क्रीम रीच्ड द ट्री, डानू वाज already there. He was much ashamed and he begged Danu's pardon for what he said. Early that afternoon, Danu was silent. Her eyes became wet and she spoke, I forgive you, but I can't forget what you did. Do you think your apology will wash all guilt? इसको 2-3 दफ़ा आप पढ़ें, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है वो देखते हैं। पहले पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि ये क्या लिखा हुआ है। ये की है। फाइंड प्लेसेस फॉर स्टॉप मार्क्स। हाँ जी, आपने वो जगह ढूंढनी जहाँ पे स्टॉप मार्क्स आने। स्टॉप मार्क्स के लिए मैं ये मार्क, जिसे पाइप साइन कहते हैं, ये मैं लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिए। व्हेन क्रीम रीच द ट्री, डानू वाज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे स्टॉप मार्क आना चाहिए। ही वाज मच ashamed and he begged Danu's pardon for what he said early that afternoon, यहाँ पे आएगा। Danu was silent, ये हो जाएगा। Her eyes became wet and she spoke, I forgive you, but I can't forget what you did, ये हो जाएगा। Do you think your apology will wash all guilt? तो ये मैंने इसमें स्टॉप मार्क्स के लिए जगह पॉइंट आउट कर दी। ये प्रैक्टिस से होती हैं चीज़ें, पढ़ने से होती हैं, सीखने से होती हैं। पहली दफ़ा करने से शायद ही कोई कामयाब हो। अल्लाह ताला ने आपको इतनी जहानत दी है, अल्लाह आपको कामयाब भी करे। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कि पहले स्टॉप मार्क्स की जगह ढूंढ लें। स्टॉप मार्क्स के बाद फाइंड प्लेसेस फॉर पॉज मार्क्स। पॉज मार्क्स की जगह ढूंढ लें। पॉज मार्क्स यहाँ पे हम बैक स्लैश से पॉइंट आउट करेंगे। व्हेन क्रीम रीच द ट्री, यहाँ पे पॉज मार्क्स आना चाहिए, कॉमा या सेमीकोलन आएगा। देयर यहाँ पे वो पहले ही हमने लगाया हुआ था स्टॉप मार्क, और उसके बाद एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पॉज मार्क्स लग जाएंगे। पॉज मार्क्स की जगह आपने फाइंड कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड लेटर्स टू बी कैपिटलाइज्ड। वो लेटर पॉइंट आउट करें जिनको बड़ा लिखना है आपने। व्हेन, क्योंकि पहला लफ्ज़ है पूरे पैराग्राफ का, डब्ल्यू बड़ा लिखेंगे। क्रीम नाम है, के कैपिटल लिखेंगे। डानू नाम है, डी कैपिटल लिखेंगे। सेंटेंस ख़त्म हुआ, स्टॉप मार्क के बाद लेटर कैपिटल आता है, ही बड़ा, ही का एच बड़ा लिखेंगे। और फिर ये डानू नाम है तो प्रॉपर नाउन है, डी कैपिटल आएगा। और फिर डी, डानू का डी जो है ये प्रॉपर नाउन भी है और पहला लफ्ज़ भी है, कैपिटल आएगा। हर, एच पहला लफ्ज़ है, कैपिटल आएगा। आए, ये हमेशा ही बड़ा लिखा जाता है, आई जो है
ये कभी भी आप छोटा नहीं लिख सकते, तो ये बड़े आएंगे दोनों जगह पे, आई को कैपिटल करेंगे और ये सेंटेंस शुरू होगा तो आप डी को बड़ा लिखेंगे। तो ये हमारे कैपिटल लेटर्स की फाइंडिंग हो गई। कैपिटलाइजेशन के बाद अपॉस्ट्रॉफी की बारी आती है कि उसको ढूंढना है, उसकी जगह ढूंढनी है। ये सबसे ज़्यादा अहम होती है, इसमें अहम चीज़ों में से एक है। तो यहाँ पे हमारे पास हीड है, ये हीड है, ये एच ई डी, हेड कोई लफ्ज़ नहीं है, ये हीड है, एच ई अपॉस्ट्रॉफ और डी। दान, दाम दानू है, तो दानुस नहीं होगा, ये दानूज होगा, उसकी पोजेशन है, अपॉस्ट्रॉफ और एस। कांट जो है एक कंट्रैक्शन है, एन और टी के दरमियान अपॉस्ट्रॉफ आएगा, तो ये तीन जगहों पे हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। इसके बाद आपने डायलॉग्स इसमें से ढूंढने, कि जो ऐसे अल्फाज जो मुंह से निकले हों। तो ये तो यहाँ पे सीधा क्लियर लिखा हुआ है, शी स्पोक, वो बोली। यहाँ पे हम ये मार्क्स इस्तेमाल करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। I forgive you, but I can't forget what you did. Do you think your apology will wash all guilt? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने दो सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के दोनों दानू ने बोले हैं। तो यहाँ पे डायलॉग्स आपने ढूंढ लिए। अब यहाँ पे जब मार्क्स लगाए जाएंगे तो वो कोटेशन मार्क्स लगाए जाएंगे, डबल कोटेशंस। लास्ट अप्लाई ऑल, सारी काम पूरे कर दें। डब्ल्यू बड़ा लिख दें, के बड़ा लिख दें, यहाँ पे कॉमा लगा दें, डानू का डी बड़ा लिख दें, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ही का एच बड़ा लिख दें और डानू का डी बड़ा लिख दें। यू और एस के दरमियान अपॉस्ट्रॉफ लगा दें, हीड के दरमियान अपॉस्ट्रॉफ लगा दें और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। ये डी बड़ा कर दें, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, एच बड़ा कर दें और यहाँ पे कॉमा लगा दें। यहाँ पे डबल कोट्स, ये डबल कोट्स लगा दें और आई को कैपिटल कर दें। यहाँ पे बट है तो उससे पहले कॉमा आता है, तो कॉमा लगा दें, आई को कैपिटल कर दें, कांट को में अपॉस्ट्रॉफ लगा दें और फॉरगेट व्हाट यू डिड के बाद फुल स्टॉप। आखिर पे क्वेश्चन है, डू यू थिंक योर अपॉलजी विल वॉश ऑल गिल्ट? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी माफ़ी से सारी गलती साफ हो जाएगी? डू यू थिंक योर अपॉलजी विल वॉश ऑल गिल्ट, क्वेश्चन मार्क। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो डबल कोटेशन है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारी फाइनल पंक्चुएशन है जो 5 नंबर आपको दिला सकती है। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही तो एक काम तो आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल है इस क्वेश्चन के लिए कि 3 4 5 6 चीज़ें चेंज होनी होती है। हमारी यहाँ पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपके कोर्स के हवाले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 यहाँ पे पंक्चुएशन की चेंजेस हैं, 22 पंक्चुएशन की चेंजेस हैं। आपका जो पेपर में जो भी आपकी 1 या 2 या 3 लाइंस आएंगी उनमें सिर्फ 6 5 6 4 इतनी चेंजेस होगी और हर एक चेंज का नंबर होगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रही, पहला बड़ा कर दें, आए जहाँ पे नज़र आ जाए अकेला लिखा हुआ उसको बड़ा कर दें और आखिर पे फुल स्टॉप लगा दें। तो 0 मार्क्स लेने की बजाय आपको 2-3 नंबर उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया है, चीज़ को सीखें, फिर चलाएं, फिर अमल करें। अगर यहाँ पे इसको देखने वाले कोई टीचर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। या आज वो याद कर लेंगे, कल नहीं होगी फिर।
दोबारा रियल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ेगी वो लिखेंगे, उन्हें पंक्चुएशन ही नहीं आती, क्या लिखेंगे वो। अल्लाह आप सबका हम ये नासर। अल्लाह हाफिज़।